नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाला हूं जो अब लग रहा है और दिख रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा, सेंट्रल थीम इस 2024 के लोकसभा चुनाव का वही बन गया है। और क्या इसे बाकायदा बनाया गया है? क्या लगभग महीना भर हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ। उससे भी 10 दिन पहले से ही एक बात जो मेरे कार्यक्रम में साफ सामने आ रही थी वो ये कि दरअसल इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दा विहीन है, एक सेंट्रल थीम नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, तश्तरी पर सजे हुए हैं। वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानी की समस्या हो, युवाओं की दिक्कतें हो, एमएसएमई की जो कमर टूट गई हो, ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सेंट्रल थीम नहीं बन रहे थे। लेकिन अब हिंदू मुसलमान धार्मिक ध्रुवीकरण, यह सेंट्रल थीम साफ बनता दिखाई दे रहा है और इसमें लगातार अध्याय जुड़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और अब एक और अध्याय जुड़ गया है और वो है हिंदू और मुस्लिम आबादी का आंकड़ा। और यह आंकड़ा जारी किया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। और आंकड़े कब के हैं? 1950 से लेकर 2015 तक के। और ये आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं, परेशान करने वाले भी हैं और राजनीतिक छौंक के लिए यह पूरी तरह से मुफीद है, जो लगाया भी जा रहा है। आज पूरे दिन राजनीतिक बयानबाजी हुई। तो ये आंकड़े क्या हैं 65 साल के? इन आंकड़ों में जो बात सामने आ रही है वो ये कि हिंदू जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी में 7.8% का गोता आया है 65 सालों में। और जो मुसलमान हैं, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक गुट, उनकी आबादी बढ़ी है 43%, 43%। यानी कि 7% हिंदुओं की आबादी गिरी, 43% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। अब ये तो चिंता का सबब होना चाहिए। और जो सालों से एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई ये देश कहीं इस्लामिक मुल्क ना बन जाए, उसको भी हवा मिल गई। अब बहुत सारे बयान आ रहे हैं और बयान देने वालों में वही पुराने जाने माने चेहरे हैं। गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है, इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता जरूरी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है। साक्षी महाराज कह रहे हैं देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, यह अपरिहार्य है। जब जब हिंदू घटा तो देश बटा। दूसरी तरफ के भी बयान मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। अब जो ये चिंता की बात है, इसके अंदर की कहानी भी खंगालने की जरूरत हो जाती है। जब आंकड़े आपके सामने पेश किए जाते हैं तो उसकी डिटेलिंग में जाना भी जरूरी हो जाता है। द डेविल लाइज इन द डिटेल। अब जो आबादी की बात है, आबादी में कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करने की जरूरत है। 84.68% आबादी थी हिंदुओं की 1950 में, यह घटकर 78.06 हो गई, मतलब 6.62, 7.62 नहीं, यह आंकड़ा थोड़ा यहां पर गलत हो गया। मुसलमान 9.84% थे, लगभग 10%। अब 14.9% हो गई है उनकी आबादी। इसमें अगर हम 1991 के आंकड़े पर भी नजर डालें तो कहानी क्या आती है?
हिंदुओं की आबादी लगभग 3% घट गई थी और मुसलमानों की आबादी लगभग 3% बढ़ गई थी। 81.53% हिंदुओं की आबादी 1991 में और मुसलमानों की 13.43%। यह लगभग 1.5% और घटी 2011 आते आते हिंदुओं की आबादी की बात कर रहा हूं 79.8% हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर 14.2%, 14.25% हो गई। और 2015 में मुसलमानों की आबादी दरअसल 14.09% हो गई, तो वो 2011 में जितनी आबादी थी उससे नीचे घट गई। और जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है, शमिका रवि, वो क्या कह रही हैं, इस रिपोर्ट के मायने ये दिलचस्प है, मैंने अभी राजनीतिक बयान आपके सामने पेश किए। वो कहती हैं द मेन हाइपोथेसिस ऑफ द रिपोर्ट इज दैट अ रिड्यूसिंग मेजॉरिटी, that is a negative rate of change in the majority, in the share of the majority population from 1950 to 2015 means that there exists an overall congenial environment for increasing diversity in the country। यानी कि इसके मायने ये हैं कि देश का माहौल बहुत बढ़िया है, जिसके चलते विविधता बढ़ रही है देश में, एकता में अनेकता को बल मिल रहा है। पर यहां पर बहुत से लोग हैं, उनके मन में यह सवाल आएगा कि भाई ऐसे आबादी बढ़ती रही, ये कितनी बढ़ेगी और हिंदुओं की कितनी घट जाएगी? सारा हक क्या मुसलमान मार लेंगे? यह जायज चिंता है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा। और इसी डर को बीजेपी हवा भी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भाई सोना चांदी मंगलसूत्र सब मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, आरक्षण सारा का सारा मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जब मुसलमानों को लेकर मंडल आयोग की रिकमेंडेशन से बिल्कुल विपरीत मंडल आंदोलन से निकले एक पुरोधा हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन उसकी सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत उन्होंने कहा कि हां मिलना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण। देश का संविधान, देश का आईन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। तो प्रधानमंत्री ने कहा यह तो सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर मुसलमानों की आबादी ये बढ़ रही है तो उनको तो रोजगार ज्यादा मिल रहे होंगे, उनकी हालत तो फिर हिंदुओं से बेहतर हो रही होगी। सारे संसाधनों पर क्या उन्होंने अपना हक जमा लिया है? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 10 साल से सत्ता में है, एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर हाई कोर्ट के जजों तक आईएएस आईपीएस में मुसलमानों की कितनी मौजूदगी दर्ज हो रही है? मैं यहां पर 2006 के सच्चर आयोग या रंगनाथ मिश्रा आयोग का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, जिनका साफ मानना यह था कि मुसलमानों की हालत जो है वो पिछड़े वर्ग से बदतर है, हिंदुओं का जो पिछड़ा वर्ग है उससे भी बदतर है। उनको इस गरीबी गुर्बत के दलदल से बाहर निकालना होगा। लेकिन अभी भी कहानी दरअसल थोड़ी अधूरी है। आबादी को लेकर जब आबादी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो बर्थ रेट है, जो शिशु दर है, जन्म दर जो है, और जो डेथ रेट है, मृत्यु दर, उसका अंतर होता है आपका फर्टिलिटी रेट कि भाई आबादी कितनी बढ़ेगी। अब 1992-93 में हिंदुओं में यह फर्टिलिटी रेट 3.3% थी और मुसलमानों में 4.4%। मुसलमानों की ज्यादा थी, ये तो आंकड़ा बता रहा है। 2019 से 21 के बीच हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट लगभग 2%, उससे थोड़ा कम 1.94% पर आ गई और मुसलमानों की 4.4% से घटकर 2.36% पर आ गई।
तो हिंदुओं में कमी 41%, मुसलमानों में कमी 46%। यानी कि अब आबादी बढ़ने का, यह मेरी राय नहीं है, जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अब आबादी बढ़ने की आशंका, यहां संभावना तो शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, बहुत ही कम होती जा रही है। तो ये मच अडो अबाउट नथिंग है क्या? तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? और अगर बढ़ती आबादी देश के लिए एक समस्या है, और वो है, सीमित संसाधन है, कितने लोगों में बांटेंगे भाई? 140 करोड़ के देश हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं करवा दी जाती? 1979 में चीन में वन चाइल्ड नॉर्म लागू किया गया था, उसके बाद ही चीन का महाशक्ति बनने का रास्ता साफ हुआ था, खुल गए थे आयाम। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दीजिए। एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उसके अंदर क्या क्या सिफारिशें थी। 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले, बिल्कुल ना मिले। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, बाकियों को नहीं मिलेगा भाई कोई लाभ, मुफ्त में अनाज भी नहीं मिलेगा, ना घर मिलेगा, ना शौचालय मिलेगा। बनाइए ना ऐसा कानून। निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक होगी, अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 2 से ज्यादा बच्चे करोगे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। राशन कार्ड में 4 सदस्यों से ज्यादा के नाम नहीं। भाई 81 करोड़ 35 लाख लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 6-6 7-7 बच्चे कर रखे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी थोड़ा है कि सबका पेट भरे। ये कानून क्यों नहीं लाया जाता? और मैं तब की बात कर रहा हूं, आज के मौजूदा सूरत हाल में 8% से ऊपर की बेरोजगारी दर लगातार चल रही है। अजीम प्रेम जी की रिपोर्ट है, 18 से 25 साल के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% हमारे युवा, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड दरअसल डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन चुका है, क्योंकि वो बेरोजगार है। और दरअसल देश की हालत क्या है, यह भी यहां पर बताना बहुत जरूरी हो जाता है। जो हमारी बचत दर है, भाई हम बचाने वाले, हमारे अंदर वो फितरत है, हम बचा कर चलते हैं कुछ ना कुछ पैसा। 23,29,000 करोड़, दोबारा से सुनिएगा आंकड़ा, 23,29,000 करोड़ रुपए की देश की बचत थी। आप, मैं, हमारे माँ बाप, हम खुद जो सेविंग्स करते थे, इसे सेविंग टू जीडीपी रेशो भी कहते हैं। 2021-22 में ये 23 लाख से घटकर 17,12,000 करोड़ हो गई, और 22-23 में ये 14,16,000 करोड़ हो गई। 9 लाख करोड़ की हमारी बचत फुर्र हो गई, उसका इस्तेमाल करना पड़ गया, क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही और रोजगार बचे नहीं। इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन है। और कर्ज, बचत घटी, कर्ज बढ़ा। कैसे बढ़ा? 6,05,000 करोड़ का कर्ज था परिवारों पर। मैं सरकार के कर्ज की बात ही नहीं कर रहा, वो तो 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। यह बढ़कर 7,69,000 करोड़ हो गया 21-22 में, अगले साल। और 22-23 में, उससे अगले साल, यह 11,88,000 करोड़ का कर्ज हो गया परिवारों पर, हाउस होल्ड्स पर। 6 लाख से सीधा 11,88,000, यानी कि दुगना हो गया 3 साल में। और ऐसे में हम तिल का ताड़ बना रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं, या दरअसल ये समस्या भी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि 2015 का आंकड़ा 2024 में क्यों आ रहा है? राजनीतिक सवाल तो ये है। यह हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। और जिन्होंने यह आंकड़ा दिया है, शमिका रवि, आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की रिपोर्ट फर्जी है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, वो तो हुई है। रिपोर्ट के पीछे महिला पर डेटा चोरी का आरोप लगा है, प्लेजरिज्म के, यानी कि नकल, किसी का आर्टिकल उठाया और अपने वाले में चेप दिया। यह काम कर चुकी है शमिका रवि। शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम रिपोर्ट जारी करने में बहुत जल्दी दिखाई,
लेकिन जाति जनगणना की मांग को लेकर आंखें मूंद लेते हैं। ऐसी रिपोर्ट राजनीतिक लाभ के लिए तैयार की जाती है। तो यहां डर पैदा किया जा रहा है या ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है? उसके लिए कुछ कदम हमें उठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ ही सारे तर्क गढ़े जाएं। देश को विश्व गुरु बनना है तो हिंदू मुसलमान को साथ साथ कदमताल करना होगा। लेकिन कदमताल हो रही है या आमने सामने खड़ा किया जा रहा है? आज का सीधा सवाल यही है। और अब आपके सामने आज के दो अहम सवाल। चुनाव की नई मुनादी, सेंटर में हिंदू मुस्लिम आबादी, और वही हुआ जिसका था डर। क्या होगा 24 पर असर? हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है, घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। ये डर बहुत सालों से सामने पेश किया जा रहा है, या डर असल में ये है कि हर बात हिंदू मुसलमान पर आकर देश में टिक जाती है। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से दो खास मेहमान। अभिषेक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, इंडिया की तरफ से आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रही हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा। आलोक, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का ही नतीजा है? देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने चले हैं आप। 43% का इजाफा हुआ उनकी आबादी में, और हिंदुओं की आबादी 7% घट गई। क्या यह चिंता का सबब नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से जिस तरह से संदीप भाई मोदी जी का चुनाव प्रचार चला है, मछली के कांटे से शुरू हुआ, मुसलमान, मायोवाद, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, कमरा, भैंस और टेम्पो, अडानी और अडानी के टेम्पो, और केवल ये पूरी तरह से एक एजेंडा आया है। शमिका रवि जो तमिलनाडु की गवर्नर की बेटी भी हैं और उनकी विचारधारा से पूरा देश परिचित है, लेकिन जो तमाम आंकड़े आज एबीपी न्यूज़ ने आपके शो के माध्यम से दिखाए हैं, मुझे लगता है उसके बाद ये आंकड़े पूरी तरह से पूरे देश की आंख खोल रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स में गिर रही है, और 11 से 15 में अगर ग्रोथ रेट या परसेंटेज वोट का भी देखें तो 0.11% वो गिर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। अगर मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट केरला की देखें और मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट बिहार और उत्तर प्रदेश की देखें तो केरला की फर्टिलिटी रेट नहीं कम है। इसका पूरा सीधा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कनेक्शन है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से है। आपके ऑडियो और वीडियो दोनों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। यही सवाल कंचना अगर मैं आपसे पूछूं, इतने अभी ठीक करते हैं आलोक शर्मा का ऑडियो और वीडियो। जी, यहाँ पर जदयू के प्रवक्ता भी बैठे हैं। वो जब हमारे साथ थे और बिहार में जब जातिगत सेंसस हुआ, जो गणना हुआ, तो इनको क्या याद है कि वहाँ पर मुस्लिमों का पॉपुलेशन बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। बिहार में तो हुआ था, अगर बिहार में नहीं बढ़ा है तो पूरे देश में कैसे बढ़ा है, ये इसका सवाल देंगे। लेकिन बहुत सोचने वाली बात है कि रिसेंट में दो डेटा आया है। एक तो चुनाव शुरू होने के पहले जो डेटा आया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, उस पे भी प्रश्न चिन्ह है। और वो डेटा वेरीफाई ना तो आईएमएफ किया है ना तो वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है। और दूसरा आता है बीच चुनाव में कि मुस्लिमों का पॉपुलेशन जंप कर गया मोर देन 40% और हिंदुओं का कम हुआ है। लेकिन जो 2001 और चिंता का सबब होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर जब हम बात करें देश का विकास तो कंचना तभी होगा हिंदू मुसलमान साथ साथ चले। लेकिन क्या ये चिंता का सबब नहीं है कि अगर सेंसस नहीं हुआ है और एक फर्जी डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू एक ऐसा आंकड़ा बीच चुनाव में आ जाता है जिससे टेंशन बढ़ सकती है दो कम्युनिटी के बीच में? ये ज्यादा टेंशन का है। और अगर इतना ही है तो आप सेंसस करवा देते। 2011 2021 के सेंसस को आपने होल्ड क्यों किया था? कहां से करवाते?
अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो कोरोना आ गया, और कुछ आपने सर्वे कराया तो कोरोना नहीं है। आपने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, आपने सर्वे कराया तो कोरोना नहीं है, लेकिन गणना कराना हुआ, जनगणना कराना हुआ, जातिगत जनगणना कराना हुआ तो कोरोना आ गया। ठीक है, ये आपका है, लेकिन हम कह रहे हैं कि साथ में आप एक और सेंसस करा लेते, सर्वे करा लेते कि लिटरेसी रेट कितनी बड़ी है और कितनी घटी है मुस्लिमों में, तो आपको पता चलेगा कि ये 2011 का ही सेंसस का मैं आंकड़ा लेकर आई हूं। सबसे कम सारे रिलीजन में सबसे कम लिटरेसी रेट मुस्लिमों का है। और इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन में जैन सबसे ऊपर है 36% पे, वहीं पर मुस्लिम सबसे नीचे हैं। तो आपके पास क्या पॉपुलेशन बढ़ा है, इसी का सेंसस करना था। उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनका कारोबार क्या है, क्या कितना ठप हुआ, इसका कोई सर्वे नहीं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ओवरऑल प्लान किया हुआ एक सर्वे कराया आपने, या रातों रात आपने किया, उसी तरह जैसे आपने 25 करोड़ को बोला गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी आप 80 करोड़ को अनाज दे रहे हो। तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह भी चलने वाला नहीं है। ये चलने वाला नहीं है। आलोक शर्मा, क्या ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या एक हकीकत? देखिए, कड़वी घुट्टी भी पीनी पड़ती है और एक कड़वी हकीकत सामने पेश की गई है। क्या आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं? भाई 15 तक की रिपोर्ट, सही रिपोर्ट तो है ना, 15 तक के आंकड़े सामने पेश किए जा रहे हैं ना आलोक। यहां पर अभिषेक, ये अब पलट आंकड़ा आपसे या पलट करके सवाल आपसे पूछूं, 2015 का आंकड़ा अब बताने के मायने क्या है? 2021 का तो आपने अभी जनगणना का आंकड़े का काम शुरू भी नहीं किया है, जुटाना भी शुरू नहीं किया। 9 साल बाद ये आंकड़े पेश करने के क्या मायने ठीक चुनाव के बीच? देखिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि कोई आंकड़ा अगर सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है तो इंटेंशनली चुनाव के हिसाब से रिलीज किया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी अगर आंकड़ा सरकार की किसी एजेंसी के द्वारा या सरकार की किसी बॉडी के द्वारा किया जाता है तो बहुत तथ्यों को स्टडी करने के बाद किया जाता है। अच्छा, हमारे विपक्ष के साथ ही बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, जजमेंटल होकर वो बयान दे रहे हैं कि आंकड़ा एकदम गलत है। देखिए, आंकड़ा सही है, इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि आंकड़े गलत हैं, आपको उसके लिए भी तथ्य देने पड़ेंगे। और दूसरा, एक महत्वपूर्ण पहलू पर मैं जाना चाहता हूँ, राजनीति से थोड़ा इतर चलते हैं संदीप जी। बढ़ती जनसंख्या हमारे पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या है, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, पैनल पर बैठे सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को मानेंगी। तो इसका निवारण क्या है, कारण क्या है? बहुत लोग इसके लिए लॉस बनाने की बात करते हैं। हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने इस पर जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। रिजल्ट भी पॉजिटिव कैसा कि अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं, साक्षर करते हैं, महिलाओं को साक्षर करते हैं, पुरुषों की साक्षरता दर बढ़ती है, तो बिहार में इसके सकारात्मक नतीजे दिखे हैं कि बिहार में अगर बच्चियां मैट्रिक पास कर लेती हैं, इंटर पास कर लेती हैं, तो जागरूकता बढ़ती है। तो असल मुद्दे को भूलकर हिंदू मुसलमान करने पर चले हैं। कंचना ने यही बात का जिक्र किया, जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आपने जारी किए पिछले साल 2 अक्टूबर को, उसमें मुसलमानों की आबादी में तो कोई इजाफा दिखा नहीं, और देश भर में ये 43% के इजाफे की बात हो रही है। हिसाब से था कोई लंबे समय से तो बिहार में जातीय गणना नहीं हो रही थी, हम तो देश में हो इसका इंतजार कर रहे थे, और हमने प्रतिशत में उस आंकड़े को जारी किया है कि प्रतिशत में वो आंकड़ा क्या है। और मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि हम इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं संदीप जी, ना हम हिंदू मुसलमान बीजेपी गलत कर रही है धर्म के चश्मे हमारा से। ये कहना है कि चाहे किसी भी बिहार से ही आते हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जी क्या बयान देते हैं उसका आशय आप उनसे पूछ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आप हैं। एक मुद्दा आज अपने डिस्कशन के लिए चुना है, अहम मुद्दा है। तो हम गठबंधन में हैं तो हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप मुझसे मेरी पार्टी का स्टैंड पूछेंगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा। अब आप मेरे सहयोगी पार्टियों का स्टैंड पूछेंगे, मेरी विपक्षी पार्टियों का स्टैंड पूछेंगे, तो वो उनका विषय, वो अपनी बात को बताएं। मैं अभी भी मूल समस्या पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, देश के लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, मुसलमान समाज के लोग हों या अन्य किसी भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। हम यही चाहते हैं कि लोगों में इतनी जागरूकता हो कि हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट से आगे लोग नहीं जाएं, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि इसी स्तर पर होती रही तो आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में यह सब कुछ है।
अब लोग अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से बयान देते हैं, उसमें जुलाई 2021 में एक मिनट अभिषेक एक मिनट, मैं समझ गया आपकी बात। ए के वाजपेयी जुलाई 2021 भारत सरकार में मंत्री भारती प्रवीण का जवाब सदन के पटल पर, मोदी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर विचार नहीं कर रही है और ना ही ऐसी किसी दूसरी योजना पर काम किया जा रहा है। नेशनल फैमिली प्रोग्राम के जरिए ही जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। अब अगर जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमानों में ही बढ़ रही है, ले आइए ना 2 चाइल्ड नॉर्म। इस स्टेटमेंट के ऊपर प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट याद करिए कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। अरे ये तो कहा ना प्रधानमंत्री ने, और शायद लाल किले के प्राचीर से ये बात कही थी। तो बड़े फैसले क्या होते हैं? जनसंख्या एक बड़ा भारी गंभीर विषय है। तो और एक करने के मतलब हिंदुओं में 5-7 बच्चे तो होते ही नहीं है। हम आप समझिए खतरा क्या है। देखिए हर चीज, देखिए विजन अगर आपका नहीं होगा, दूरदृष्टि नहीं होगी, तो राजनीति क्या, समाज के किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूरदृष्टि आपको रखनी होगी। ये समस्या बीचों बीच छोड़िए ना, चुनाव है नहीं याद आ जाती है। ये शक्षुबा छोड़िए प्लीज, उसको बैलेंस डिबेट करिए। शक्षुबा करने की बिल्कुल नहीं करिए। 2015 की रिपोर्ट 2024 में आती है। टाइमिंग, हर चीज में टाइमिंग, सारे काम बंद कर देते हैं, सारे चुनाव करते हैं और कुछ करेंगे ही नहीं हम। किसी ने रिपोर्ट दी है कॉन्स्टिट्यूशनल 2015 तक की। एक सेकंड सुन तो नहीं जनाब। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी जो है। क्या स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिला होता हर मेंबर को। उसकी रिपोर्ट है ना ये बकायदा, और वो उसके बेस पे नीति आयोग पॉलिसीज बनाता है। ये सारा सिस्टम बना हुआ। लेकिन हमारा संदर्भ दूसरा है। हमारा संदर्भ ये है कि अगर 43% एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन 65 सालों में बढ़ गई और अगर यही सिलसिला रहा तो क्या हाल होगा लोकतंत्र का। अच्छा, उसमें फर्टिलिटी रेट का कोई मतलब ही नहीं। हम उस पे अभी बाद में जाएंगे। 2011 में 14.2% से घटकर 14.09%। आप एक काम करो ना, कहो जी ये रिपोर्ट बोगस है, बस खत्म मामला। बहस क्यों करनी? अच्छा, हम रिपोर्ट के बेस पे बहस ये कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा मुसलमानों पर ही कानून लगा दो, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल इस बात का है कि 43% नहीं, उसके साथ एक और सवाल जुड़ेगा ना। बताइए। हिंदुओं में तो 2 से ज्यादा बच्चे होते ही नहीं है। ये किसने कहा? अभी मैं यहाँ पर सारे पैनल से पूछूं, किसने कहा कि हमारे बाप दादे कितने भाई बहन थे, तो किसी घर में 5-7 भाई बहनों से कम का आंकड़ा नहीं आएगा। उसके बावजूद गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 43% बढ़ी है। हाँ, वो 43% बढ़ने का मतलब है लोकतंत्र खतरे में आना। लोकतंत्र खतरे में है, ये शमिका रवि अपनी रिपोर्ट में कह रही है। इससे पता लगता है देश में बहुत ही माकूल व्यवस्था कायम है और इससे विविधता बढ़ रही है। अरे वो दूसरी तरफ कह रही है बात को, लेकिन अल्टीमेटली उनका लब्बो लबाब यह है कि 43% की, जैसे ही हमने सुबह आर्टिकल पढ़ा तो हमारा मतलब सारी नौकरियां मुसलमान उठा लेंगे। बेरोजगारी की समस्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी है। मेरा मैसेज तो जाने दो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, कहिए ना। 43% बढ़ने का मतलब है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक चीज में इंटरवीन कर दूं। नहीं, अभी मेरे चलिए। ये ना, जब आंकड़ों का खेल होता है, ये बताता कम है छिपाता ज्यादा है। 1% कोई चीज है, वो 2% हो जाए तो 100% का, ठीक है, मान ली आपके बात, इजाफा हो गया, मान ली है ना। मान ली छोटे से थोड़ा बढ़त जो होती है वो बहुत ज्यादा दिखती है, एम्पलीफाई होती है। ये गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ये स्थिति सही है और ये स्थिति अगर भविष्य में भी चलती रही तो हमारे देश का लोकतंत्र, और ये फर्टिलिटी रेट के आंकड़े बेमानी है। हम तो मान ली ना आपकी बात, सारी बात मान ली। हम कह रहे हैं हम ये फॉर द टाइम बीइंग, तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन हमने कब कहा है? नहीं, यही तो हो रहा है। नहीं, कांग्रेस नहीं, मतलब कांग्रेस ने मुसलमानों को छूट दी, कहा बढ़ाओ जनसंख्या। संदीप जी, आप अगर वाक्य पूरा नहीं करने देंगे तो समझ नहीं आएगी जनता को। हम सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आंकड़े के बेस पे प्रिज्यूम कर लोगे थोड़ी देर को ये सही है। नहीं, राजनीतिक सवाल तो ये है ना, मतलब कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया कि और बच्चे पैदा करो, और हिंदुओं को कहा बच्चे पैदा मत करो। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये हम दो, हमारे दो का नारा 75 के आसपास, नसबंदी की बात हुई तो उसमें इमरजेंसी में नसबंदी, तो मैं उन पर नहीं आरोप लगा रहा, कैसी मार झेलनी पड़ी थी। मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा कांग्रेस को कि अरे जोर जबरदस्ती कर रहे हो। संदीप जी, वो मैसेज नहीं जा पाएगा। लोकतंत्र खतरे में बहुत बड़ी बात है।
खतरे में है। खतरे में आ जाएगा अगर यही सिलसिला रहा। और कैसे आएगा ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। करिए ना। जहां जहां मेजोरिटी इन कम्युनिटी की होती है वहां डेमोक्रेसी नहीं है। चाहे अफगानिस्तान देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे और बांग्लादेश देख लो। बांग्लादेश में तो कह रहा है और जो कंट्रीज हैं उस तरह की, उनका क्योंकि टेम्परामेंट नहीं है डेमोक्रेसी का। सवाल इस बात का है। दूसरा सवाल इस बात का है, क्या अधिकार नारी और पुरुष अच्छा, नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड, मतलब हम अप्रेंशन ना करें? नहीं, मैं हम अप्रेंशन ना अरे करें भाई, अपनी जानकारी का इजाफा कर अरे रहा हूं। बहुत जानकारी है, छोड़िए उन बातों को। जानकारी आपके रूस पास में सारी व्लादिमीर है। पुतिन आजकल हमारा जो कर रहे हमारा हैं जो वहां मानना- पर मुसलमान भरे पड़े हैं। हमारा सिर्फ इतना सा ऑन द बेसिस। साउथ अफ्रीका में नस्लवाद, अपार्थाइड इतने सालों तक चला, वहां पर मुसलमान थे। आप अगर टोटलिटी में उनका ओपिनियन देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस देखेंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं होती है, ये मेरा मानना है। और उसकी वजह से यहाँ जो डेमोक्रेसी है उस पर खतरा है, नंबर 1। और उन समाज का जो टेम्परामेंट है उसमें पुरुष और महिला को ना तो समान माना जाता है, ना समान अधिकार है। ठीक ना है, समान- आपका गंभीर आरोप है आलोक शर्मा, देश को एक खतरनाक मुहाने पर लाकर आपने खड़ा कर दिया अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के चलते। बहुसंख्यकों की आबादी गिर रही है और संदीप भाई, मुझे अल्पसंख्यक लगता है खास कि मुसलमानों की आबादी में जबरदस्त इजाफा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वर्तमान के आंकड़े देखें तो बहुसंख्यकों से ज़्यादा गिरावट उनकी फर्टिलिटी रेट में है, जिनको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं। और ये तमाम आंकड़े जो अभी एबीपी न्यूज़ पर संदीप चौधरी जी के शो पर देखे, उससे पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं कि जिस तरह से आज फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से, जो डिक्लाइन रेट है वो हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम्स में। क्या ये सच बात नहीं है? और क्या हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी फर्टिलिटी रेट, ग्रोथ रेट, मैं समझता हूं कि मुस्लिम से लगभग 1.5 गुना है, क्या उस पर भी कभी कोई चर्चा करेगा? ये इकोनॉमिक सोशियो प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी कहा कि बिहार के मुस्लिम और यूपी के मुस्लिम्स की अगर फर्टिलिटी रेट केरला से और तमिलनाडु से कंपेयर करेंगे तो बहुत गैप मिलेगा। तो इसको केवल एक धार्मिक चश्मे से देखना और पढ़े लिखे लोगों को जो आज समझ आ रहा है और जो हमारे पूर्व वक्ता वाजपेयी जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है, तो मैं तो कहूँगा डेमोक्रेसी को आज सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो उनसे है जो अंधभक्त अपने दिमाग में गोबर भरकर घूम रहे हैं पूरे देश में। जो रामनवमी हो, तमाम जगह पर जिस तरह से नारेबाजी और हुड़दंग होता है, उससे ज्यादा बड़ा अच्छा, खतरा है। गोबर, हम तो कह रहे हैं कि 10 रामनवमी साल में अगर आपको जो कहीं पर कोई मनाते हैं दिक्कत थी, उन्हीं के मन में भरा पड़ा है, या ये जो बाकी मुहर्रम के टाइम, रमजान के टाइम पर भी, मुहर्रम में खास जो हुड़दंग होता है, उनके दिमाग में गोबर नहीं है? देखिए, मैंने कहा अंधभक्ति अंधभक्ति दोनों तरफ हो रही है मैंने ये ना? तो नहीं कहा। अंधभक्त तो हर जगह होते हैं, दिमाग से पैदल अंधभक्त लोग दोनों हर तरफ समुदाय में होते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूं कि अगर किसी भी देश में अंधभक्तों की तादाद बढ़ती है तो वहां उस देश को लोकतंत्र का खतरा होता है, बाकी किसी से खतरा नहीं होता है। और दुर्भाग्य है कि आज पढ़े लिखे लोग भी आंकड़ों का जिस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर बैठकर कि ऐसा हो जाएगा तो लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। उन्होंने अभी एबीपी न्यूज के आंकड़े नहीं देखे 2010 और 2015 के बीच में। 2010 और 2015 के बीच में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट रही है तो वो दिखाई नहीं दे रही, तो उनको किस आधार पर कहें? 2011 के आंकड़े लेकर और उनको भी मैनिपुलेट करके आप 2025 में बात कर रहे हैं, जब चौथा फेज का चुनाव सामने है, आपको पता है कि आप हार रहे हैं। यही जो काउंसिल है अभी मतलब जानबूझकर ये रिपोर्ट अब आई है, आप ये कह रहे हैं? अरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मेरा कहना है कि पूरी तरह से एक मानसिकता विशेष को प्रभावित करने के लिए रिपोर्ट लाई गई है। यही जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसने कोई रिपोर्ट 10 साल में की हो और उसके ऊपर एबीपी न्यूज ने चर्चा की हो, तो एबीपी न्यूज के दर्शक समझें देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया। जरा काउंसिल आए, जरा सीएमआई के आंकड़े, अप्रैल में 47 लाख लोगों का रोजगार चला गया। 47 लाख लोगों का 2 करोड़ रोजगार कहां चले गए? 1150 का सिलेंडर क्यों हुआ? नोटबंदी के कितने प्रभाव हुए? जीएसटी के गलत इंप्लीमेंटेशन के कितने प्रभाव हुए? तो मतलब आप कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अब ये मुद्दों से भटकाया जा रहा है या एक, भाई आंकड़े हैं, एक जो ये ट्रेंड दिख रही है कि बहुसंख्यक आबादी घटे, अल्पसंख्यक बढ़े, एक खास उसमें भी मुसलमानों की, क्या वो चिंता का सबब होना चाहिए? देखिए, इस तरह का ट्रेंड तो 1912 से दिखाया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म 1925 में हुआ था। 1912 में कर्नल उपेंद्र नाथ मुखर्जी ने किताब लिखी थी, हिंदूज ए डाइंग रेस, उस वक्त से हो रही। उसके बाद स्वामी सिद्धानंद ने किताब लिखी, उपेंद्र नाथ मुखर्जी ने बंगाल के संदर्भ में किताब लिखी थी, स्वामी सिद्धानंद ने पंजाब के संदर्भ में किताब लिखी। जितने भी तथाकथित हिंदू चिंतक हैं वो लगातार एक मुस्लिम फोबिया फैला रहे हैं। उस मुस्लिम फोबिया को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी कुशलता से पकड़ा और पिछले दिनों उन्होंने पिछले 20-25 साल में एक उनका जो अपना रिसर्च सेंटर है उसमें लोगों को बैठाकर इस प्रकार की रिसर्च भी करवाई। आज तक उनका कोई भी आंकड़ा जिसे कहते नहीं, सारे आंकड़े विवादास्पद साबित हुए हैं। सबके ऊपर ऐसी बहस हुई है जिसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, असली इस पूरे चुनाव में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में ये कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक फोबिया बनाया जाए, नहीं, एक मुस्लिम सवाल भीति क्या बनाई ये भी जाए। है कि मुसलमानों ने सारे रोजगार पकड़ लिए क्या? सारे संसाधन अरे वो तो सब लोग जानते हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो भी जानते हैं कि मुसलमानों की आर्थिक हालत हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खस्ता है। गरीब मुसलमानों की स्थिति तो ये है कि वो तकरीबन छुआछूत के वो शिकार उस तरह से नहीं है, लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे भी ज्यादा खराब हालत में है। एक और जो बात चलती है, एक और बात छोटी सी मैं कह दूं, हाँ। मेरा मानना यह है, आपके दोनों सर्वे भी बताते हैं, जो आप इसके ऊपर आपने अपने कार्यक्रम में चर्चा की है, कि इस देश में लोगों की प्रमुख समस्या बेरोजगारी और महंगाई है। 50%, 55%, 57% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई है। अगर इस समस्या के ऊपर चर्चा होगी तो ठीकरा सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के शासनकाल पर फूटेगा। इसको छिपाया कैसे जाए? इसीलिए रोज एक मुसलमान विरोधी शोषा ले आते हैं और कभी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिए 25 बच्चे, कभी देखिए, कोई इन चीजों का कभी कोई आधार साबित नहीं हो पाया है आज तक बुद्धिजीवियों के बीच में बैठकर, विशेषज्ञों के बीच में बैठकर कभी भी इन चीजों को प्रमाणित नहीं किया गया है। शमिका रवि का भी जो रिसर्च है, उस रिसर्च की प्रकृति भी भिन्न किस्म की है। वो ऐसी नहीं है जैसा नतीजा इसमें निकाला जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। इसलिए ये पूरी की पूरी बहस एक चुनावी हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है, किसी भी देश में जब आबादी बढ़ती है बहुत ज्यादा और उसको नियंत्रित किया जाता है तो वो इस तरीके से नहीं किया जाता, इतनी गैर गंभीर और राजनीतिक ओछेपन से बनी बहस चलाकर। किस संदर्भ में ये रिपोर्ट दी गई? दरअसल रिपोर्ट का संदर्भ ये था कि अगर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन द शेयर ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन, अगर बहुसंख्यक जो आबादी, उसकी तादाद, उसकी आबादी का प्रतिशत कम हो रहा है, तो दरअसल ये दिखता है कि देश के अंदर जो सामाजिक ताना बाना है वो बड़ा मजबूत है, विविधता को बल मिल रहा है, अल्पसंख्यक अकलियत भी आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा पलट दिया गया है और हिंदू मुसलमान हो गया है, और इसमें असल मुद्दे गौण हो रहे हैं क्या? और अभी चौथा चरण होना बाकी है, फिर 5वां, 6वां, 7वां। गूंज कितनी सुनाई देगी वक्त तो बताएगा ही। तो चर्चा कर रहे थे हिंदू मुसलमान, फिर से हो रहा है और इस बार आबादी को आधार बनाया जा रहा है। मनीष पांडे हैं हमारे दर्शक, हरिद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। उनका कहना है हिंदू मुसलमान का खेल कर अहम मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। असल मुद्दों को भूल जाते हैं क्या? और ये मजहब की, धर्म की सियासी दुकानदारी हो रही है क्या, और कितनी होगी ये तो देखेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।